नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा संविधान का 29वां लेक्चर होगा और आज का जो टॉपिक है ये सुप्रीम कोर्ट या फिर से कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हम लोग हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, इनसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका जो गठन है, तो इसके पहले भी देश की आज़ादी के पहले भी न्यायालय थे, लेकिन जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है ये अस्तित्व में कब आया है? ये आया है आपका 28 जनवरी 1950 को आया है। कब आया है? जब हमारा देश गणतंत्र हुआ है। जस्ट उसी के 2 दिन बाद क्या है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अस्तित्व में आया है। तो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कि भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना ये कोलकाता में होती है और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1774 को। कब? 1774 को। और उसके जो पहले जज बने थे सर एलिजाह इम्पे। कौन बने थे? सर एलिजाह इम्पे। ये कोलकाता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका क्या बना है? पहला सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? कोलकाता में। और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर रहे हैं वो आपके रहे हैं वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तो हम चर्चा करते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय की। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसे संघीय व्यवस्था कहा गया है। और ये जो लिया गया, कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान में जैसे हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपका आंसर होगा भाग 5। क्या होगा? भाग 5। अगर पूछे अनुच्छेद क्या होगा तो अनुच्छेद आपका होगा 124 से लेके 147 तक। 124 से लेके 147 तक ये क्या है? ये अनुच्छेद है। क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो 124 से 147 तक। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में 34 है। कितनी है? 34 है। तो यह हम चर्चा करेंगे। अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की बात करें तो जब हमारा संविधान ये बना था और सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ कब? 28 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कुल कितनी रही है? 8 रही है, जिनमें से एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या रहे हैं? न्यायाधीश। तो आपसे अगर ये पूछे कि मूल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी रही है स्टार्टिंग में, तो 8 रही है। फिर धीरे धीरे संशोधन करते करते अब वर्तमान में जो इनकी संख्या हो गई है 34 हो गई। कितनी हो गई है? तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्तमान में इनकी संख्या 33 प्लस 1। 33 प्लस 1, तो 33 प्लस 1 जो हो गई है 34 हो गई है। और ये 33 प्लस 1 जो 34 हो गई है ये आपका हुआ है 31 जुलाई 2019 को। तो 31 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 प्लस 1 बराबर 34 हो गई है। अगर आपसे ये पूछे कि जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो जो बढ़ाने का अधिकार है आपको याद रखना है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। फिर से एक बार देखिए, आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में जजों संख्या कितनी रही है? 8 रही है। वर्तमान में कितनी है? 34 है। 33 न्यायाधीश, एक आपके क्या है? मुख्य न्यायाधीश। जो 34 किए गए हैं इसके पहले 30 रहे हैं। इसके पहले कितने रहे हैं? 30। कितने रहे हैं? 30। लेकिन वर्तमान समय में कितने हो गए हैं आपके? 34। अब ये 34 किए गए हैं 31 जुलाई 2019 को। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को बढ़ाने की संख्या ये किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अब हम देखेंगे आगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। यतो धर्मस्ततो जया। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। यतो धर्मस्ततो जया।
प्रथम जज कौन है? हीरालाल जे कानिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं हीरालाल जे कानिया है। प्रथम महिला जज कौन है? अब देखिए, प्रथम जज का मतलब होगा जितने भी यहाँ हम जज की बात कर रहे हैं सब हम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो आपको ये याद रखना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हैं? हीरालाल जे कानिया। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपकी है फातिमा बीबी। तो ये भारत की प्रथम महिला होने के साथ साथ अगर पेपर में आ जाए कि प्रथम मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन बनी है मुख्य न्यायाधीश, तो आपकी होंगी कौन? फातिमा बीबी। आगे देखिए, प्रथम मुस्लिम जज कौन है? एम हिदायतुल्लाह। कौन है आपके? एम हिदायतुल्लाह। तो प्रथम मुस्लिम जो आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं एम हिदायतुल्लाह। और प्रथम महिला कौन है? फातिमा बीबी। और फातिमा बीबी भी कौन है? ये आपकी है महिला है। प्रथम दलित जज कौन है? केजी बालकृष्णन। कौन है? केजी बालकृष्णन। तो केजी बालकृष्णन क्या है? ये प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद देखिए, अधिकतम अवधि तक जज कौन रहा है? वाईवी चंद्रचूड़। तो वाईवी चंद्रचूड़ जो है ये अधिकतम अवधि तक क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनसे अधिक समय तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश के पद पे नहीं रहा। तो अभी तक जितने भी जज हुए हैं उन सभी जजों में सर्वाधिक समय तक जो कार्यकाल रहा है किसका रहा है? वाईवी चंद्रचूड़ का रहा है ना। किसका रहा है? वाईवी चंद्रचूड़। तो वाईवी चंद्रचूड़। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक अधिक समय तक कौन रहे हैं? वाईवी चंद्रचूड़। प्रथम सिख जज कौन हुए हैं? जगदीश सिंह खेहर। प्रथम सिख जज कौन हुए हैं? जगदीश सिंह खेहर। अब यहाँ देखेंगे कि जैसे हम कह दें, यहाँ पे लिखा है नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र। अगर आपसे पूछे कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, या फिर हम कह दें कि मुख्य न्यायाधीश अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे किसे देगा, तो तीनों का आंसर आपका क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो नियुक्ति की बात करें, शपथ की बात करें, या फिर हम कह दें आपका त्यागपत्र, तो ये तीनों जो आपके हो जाएंगे किसके हो जाएंगे? राष्ट्रपति के हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र कौन दिलाता है? वो त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ से आपको और ध्यान देना है, जैसे हम कह दे राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उसका जो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर हम कह दें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, ऐसी कंडीशन में दोनों का पद कौन संभालेगा? तो आपको याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, तीनों ना हो, ना राष्ट्रपति हो, ना उपराष्ट्रपति हो और ना मुख्य न्यायाधीश हो, ऐसी कंडीशन में तीनों का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो जज हो और चाहे वो वकील हो, है ना। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज जो बनते हैं तो इनकी योग्यता क्या होती है? योग्यता इनकी क्या होगी? कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे एक हाई कोर्ट में हो, चाहे दो हाई कोर्ट में हो, चाहे तीन हाई कोर्ट में हो, कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष जज रहा हो, तो आपको याद रखना है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष जज रहा हो तो उसे क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये पहली आपकी योग्यता है। दूसरी योग्यता क्या है? ये अथवा में होगा भैया, क्या होगा? अथवा। तो आपकी ये कंडीशन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको याद रखना है भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये दो आपकी योग्यताएं हो गई हैं। अब हम कह दें क्या और भी हो सकते हैं? जी हाँ,
तो आपका पहला ये हो गया, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज रहा हो। अगर ये नहीं है तो 10 वर्ष तक क्या है, अधिवक्ता रहो। तीसरी कंडीशन ऐसा है कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी विधिवेत्ता को, विधिवेत्ता मतलब ये होता है कानून का जानकार। भाई कानून का जानकार कौन हो सकता है? वकील ही हो सकता है या फिर कोई जज ही हो सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि भारत के किसी भी विधिवेत्ता, क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी विधिवेत्ता को भी बनाया जा सकता है, क्या, ये सुप्रीम कोर्ट का जज। विधिवेत्ता का मतलब होता है कि वो कानून का जानकार, और कानून का जानकार जो है ये गाय चराने वाले नहीं हो सकते हैं, ये कोई आपका वकील या जज ही हो सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो 3 कंडीशन होती हैं, क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की योग्यता। इसके बाद हम आते हैं हटाने की विधि या प्रक्रिया। तो इसमें देखेंगे साबित कदाचार द्वारा या फिर असमर्थता उसमें हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम इसको हटा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया है, तो हम महाभियोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन महाभियोग के समान ही प्रक्रिया किसमें है आपकी, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। कंडीशन क्या है, अगर पूछे कि हटाने का अधिकार किसके पास है, तो आपका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा संसद के पास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश हो या किसी भी जज को हटाना है, तो क्वेश्चन पूछे आपसे पेपर में कि हटाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। अब प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया आप देखेंगे संसद के हम बताए हैं, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं लोकसभा है आपका, क्या है आपका, लोकसभा, और यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा। अगर किसी भी जज को हटाना है, तो अगर वो बिल लोकसभा से पारित हो रहा है तो कम से कम 100 लोगों के हस्ताक्षर हो, 100 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, 100 सदस्यों के क्या हो, ये हस्ताक्षर हो। तो कहने का मतलब है लोकसभा से 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। अगर यही बिल राज्यसभा से स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे कम से कम 50 सदस्यों के क्या है, हस्ताक्षर होने चाहिए, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर। तो यही बिल कहाँ जाएगा, ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा, क्या दे देगा, सहमति दे देगा। तो उस जज को क्या है, हटाया जा सकता है ना, उस जज को क्या है, हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हटाने की विधि है। क्वेश्चन क्या आएगा आपके, 3 क्वेश्चन यहाँ से मुख्य बनेंगे। हटाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो कितने सदस्य सपोर्ट में होना चाहिए, 100 सदस्य। अगर राज्यसभा में बिल पारित होता है तो कितने सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। अब देखेंगे वेतन में, देखेंगे तो वेतन जो है, इनको सीधा याद रखिएगा कि जो मुख्य होता है, मुख्य जज होता है, उसका 2,80,000 होता है। जो इनके अलावा होते हैं, कहने मतलब 33 + 1, तो 33 लोगों का होता है 2.5 लाख, 2,50,000, और एक का होता है 2,80,000। तो आपको याद रखना है 2,80,000, 2,80,000 किसका होता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो अन्य जज होते हैं, इनका जो वेतन होता है 2,50,000। तो 2,80,000 ये मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, और 2,50,000 ये आपका होता है जो 33 होते हैं। तो 33 लोगों का वेतन 2,50,000, और एक जो चीफ होता है उसका होता है 2,80,000। कितना होता है, 2,80,000। अब इसके बाद हम देखेंगे तदर्थ न्यायाधीश, क्या है आपका, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश जैसे ये होता है कि जैसे हम कह दें कि किसी समय अगर सुप्रीम कोर्ट में कि केस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जजों की कमी हो जाती है, जजों की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी हाई कोर्ट से, भारत के किसी भी हाई कोर्ट से वहाँ के जजों को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उनको कार्य में, यानी जो केस होते हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जजों को क्या कहा जाता है, तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ का अर्थ ही होता है अस्थायी, क्या होता है, अस्थायी, है ना।
तो मतलब अस्थायी रूप से क्या है, हाई कोर्ट से कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। मैंने बता दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में काम ज़्यादा हो गया है तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट से जज बुलाए जा सकते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और उनका जो कार्य है, निर्णय है, वो क्या है, मानना पड़ेगा। उसका क्या है, मानना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और देखिए, जैसे अभी हमने बताया है कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल इनका जो होता है फिलहाल 5 वर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष क्या, 65 वर्ष आयु तक, 65 वर्ष आयु तक। तो कार्यकाल इनका कितना होता है, 65 वर्ष आयु तक होता है। जबकि हाई कोर्ट में कितना होता है, 62 होता है। कितना होता है, 62। तो सुप्रीम कोर्ट में इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। कहाँ तक, 65 वर्ष की आयु तक। जबकि हाई कोर्ट में कहाँ होता है, ये आपका होता है 62 वर्ष की आयु तक। कहाँ तक, 62 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष तक ये सुप्रीम कोर्ट में और 62 वर्ष तक हाई कोर्ट में, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मूल अधिकारता। तो मूल अधिकारता का मतलब ये होता है कि इसमें जो इसका संबंध है कि जैसे हम कह दें मूल अधिकारता में ऐसे केस आते हैं, मूल अधिकारता भाई देखिए यहाँ पे जितने भी केस हैं ये क्या आपके कहाँ से, सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। और यहाँ से संबंधित कोई भी केस कहाँ, ये आपका हाई कोर्ट में नहीं होगा। जैसे मूल अधिकारता केस है, जैसे हम कहते हैं राज्य बनाम भारत, किसी भी राज्य और भारत के खिलाफ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस केस की जो पैरवी कहाँ होगी, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसमें भी कई कंडीशन है, जैसे एक राज्य है और भारत है। जैसे दूसरी कंडीशन हम कह दें अनेक राज्य, अनेक राज्य और भारत, है ना। और जैसे हम कह दें आपका अनेक राज्य, अनेक राज्य प्लस भारत, और भारत के सपोर्ट में कोई राज्य हो, तो इस प्रकार के जो केस होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और ये कहलाते हैं मूल अधिकारता। क्या कहलाते हैं, मूल अधिकारता। अभी जैसे हम कह दें उन नदी जल विवाद जो है ये भी आपका इसी में रख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ से हटा के कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 262 में रख दिया गया है। कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 262 है, ये नदी जल विवाद है। उसके बाद आते हैं रिट अधिकारता। और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में, इसको आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या है, तो अभिलेख न्यायालय में ये होगा कि अभिलेख न्यायालय ये ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के द्वारा, अभिलेख न्यायालय में क्या होगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि जैसे हम कह दें अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई जज फैसला दे दिया जाता है या फिर कोई भी केस अगर उसका फाइनल डिसीजन हो जाता है, अगर उसी केस से संबंधित क्या कहते हैं कोई हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आता है, तो उसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं तो उन निर्णयों को हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। और इसका उल्लेख क्या कहलाता है, अभिलेख न्यायालय। क्या कहलाता है, अभिलेख न्यायालय। तो सीधे सी बात आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, जो फैसले सुनाए जाते हैं, तो उनको हाई कोर्ट को और जिला कोर्ट को क्या है, मानना पड़ता है। ये कहलाता है आपका क्या, अभिलेख न्यायालय। क्या कहलाता है, अभिलेख न्यायालय। अब इसके बाद देखेंगे सलाहकारी अधिकार, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। और इसका जो उल्लेख 143 में किया गया है, किसमें किया गया है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति बाध्य है, तो आपको याद रखना कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति की इच्छा होगी लेगा, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं लेगा, वो सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है, 143 में किया गया है। फिर से याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, कानूनी सलाह ले सकता है। न्याय पुनर्वलोकन क्या होता है, ये आप इसका उल्लेख किया गया 137 में किया गया, अनुच्छेद 137 में किया गया। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुना दिया जाता है, तो अगर उस फैसला सुनाने के बाद क्या उस फैसले को फिर से बदल सकती है, जी हाँ बदल सकती है। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है, 137 में किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि
जो 1960 में बेरूबारी जो केस हुआ था प्रस्तावना से संबंधित, उसमें 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में फिर उसमें यह बताया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें यह बताया गया कि हाँ, प्रस्तावना जो संविधान का अंग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन जो है 137 में किया गया है ना। तो न्यायिक पुनर्वलोकन क्या हो गया, 137 हो गया है ना। तो ये आपको 137 याद रखना है, 143 याद रखना है। इसको आप अनुच्छेद 32 कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं 226 के तहत, उसको हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 32 रिट अधिकारिता का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। 143 क्या, सलाहकारी अधिकार है। 137 क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन है ना। तो ये आपके मुख्य मुख्य बिंदु हो गए। 2 पॉइंट अगर हम आपसे वो बताना चाहेंगे, ये तो आपकी हो गई शक्तियां। अगर आपसे कहें कि संविधान की व्याख्या जो करने का अधिकार किसके पास है, तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो व्याख्या कौन कर सकता है, तो आपको याद रखना है ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है आपके किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर पूछे संविधान का संरक्षक कौन होगा, तो ये ना संसद होगा, ना राज्य की विधायिका, ना केंद्र की विधायिका। तो आपको याद रखना है संविधान की संरक्षक या फिर का संरक्षक, तो संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है संविधान का जो संरक्षक कौन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया है। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है, यहाँ मैंने बता दिया कि वर्तमान में कितने जज हैं, 34 हैं, और स्टार्टिंग में कितने रहे हैं, 8 में रहे हैं। इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ध्येय वाक्य इसका ये है, यतो धर्मस्तो जया, यतो धर्मस्तो जया। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट। और कल हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के पास क्या इसको शेयर करें, और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्या तैयारी हो सके। और वीडियो देखने के बाद अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते हैं और 2-3 बार वीडियो देखते हैं, तो आप दावा करते हैं कि आपकी जो तैयारी है ये ज़बरदस्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।